हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ 146 नंबर सोनेट, पुअर सोल द सेंटर ऑफ माय सिनफुल अर्थ। ये जो सोनेट है ये डार्क लेडी ग्रुप्स ऑफ सोनेट में पड़ता है। देखिए, विलियम शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखा है, जिसको हम लोग 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला 126 सोनेट को फेयर यूथ ग्रुप ऑफ सोनेट बोला जाता है। 127 से लेकर 152 तक डार्क लेडी ग्रुप्स ऑफ सोनेट्स बोला जाता है। और जो आखिरी दो है 153 एंड 154, ये दोनों को बोला जाता है क्यूपिड ग्रुप ऑफ सोनेट्स, क्यूपिड या लव गॉड, क्योंकि ये दोनों सोनेट्स को शेक्सपियर ने लव गॉड का उद्देश्य करके लिखा हुआ है। तो ये जो 146 सोनेट पड़ता है ये डार्क लेडी ग्रुप ऑफ सोनेट्स में पड़ता है। और ये ग्रुप का जितना भी सोनेट्स है सब में शेक्सपियर ने एक इमेजिनरी जो डार्क लेडी है या एक डार्क मिस्ट्रेस है, डार्क स्किन कलर्ड मिस्ट्रेस है, उनको उद्देश्य करके लिखा है। और इसमें उनका जो प्योर इमोशन या ट्रू लव उतना नहीं दिख पाया है जितना फेयर यूथ सोनेट्स में दिख पाया है। फेयर यूथ सोनेट्स में उन्होंने एक यंग ब्यूटीफुल मैन को उद्देश्य करके अपना ट्रू इमोशंस, ट्रू पैशन, डीप लव व्यक्त किया है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही काम एंड कंपोज तरीके से। लेकिन डार्क लेडी सोनेट्स में उनका जो लव है उसमें थोड़ा गिल्ट छुपा हुआ है, वहाँ पे थोड़ा सा करप्शन छुपा हुआ है, इनकन्सिस्टेंसी छुपा हुआ है और थोड़ा फिजिकल डिज़ायर, टेम्पटेशन भी छुपा हुआ है। तो दैट इज़ ऑब्वियसली नॉट एज ट्रू एंड जेन्युइन एज द फेयर यूथ ग्रुप्स। ओके, हालांकि ये 146 सोनेट जो है ये थोड़ा सा स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये जितना ना लव पोएम है, ठीक है, उससे भी कहीं ज़्यादा ये रिलीजियस पोएम है। और कहा जाए तो शेक्सपियर का पूरा 154 सोनेट्स में से शायद सबसे रिलीजियस और ऑथेंटिक रिलीजियस एकमात्र यही सोनेट है। ठीक है, यहाँ पे शेक्सपियर डेथ को लेकर के कंटेम्पलेट करते हैं, सोल को लेकर कंटेम्पलेट करते हैं, और फिज़िकल वर्ल्ड में जब तक आदमी ट्रांसिएंट अपना या शॉर्ट लिव लाइफ जी रहा है उसमें जितना वो एक्सपेंस कर रहा है, अनयूज़फुल एक्सपेंस कर रहा है, ठीक है, अपना लग्जरी के लिए, अपना वेलबींग के लिए, उसमें एफ़र्ट वेस्ट ना करते हुए अगर वो अपना स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, अपना मॉरलिटी के लिए कुछ अच्छा करे तो शायद हो सकता है उसको आफ्टर लाइफ में जा कर के इसका फ्रूट मिले। तो इसका ऊपर शेक्सपियर ने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। और सोनेट के बारे में अगर आपको पूरा डिटेल्स चाहिए कि सोनेट क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, राइम स्कीम क्या होता है, पेट्रार्कन सोनेट क्या है, शेक्सपियरियन क्या है, स्पेंसरियन क्या है, कपलेट, क्वाड्रेंट, ये सारा डिटेल्स आपको मेरा 65 नंबर वीडियो का एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा। ठीक है, आप मेरे चैनल में जाइएगा, वहाँ पे शेक्सपियरियन सोनेट्स करके एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे जा करके जितना भी शेक्सपियरियन सोनेट के ऊपर मैंने आज तक वीडियो बना है सारा वहाँ पे है। तो आप बाकी सारा जो फेमस सोनेट्स का इंपॉर्टेंट है वो भी चेकआउट कर सकते हैं, जैसे 18 है, 130 है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट सोनेट्स का भी चेकआउट कर सकते हैं। और डेफिनेटली मेक श्योर दैट यू चेकआउट द 65 नंबर सोनेट एक्सप्लेनेशन। वहाँ पे सबसे पहले ही मैंने इंट्रोडक्शन में सोनेट के बारे में पूरा डिटेल्स बताया है, तो मेक श्योर यू चेकआउट। आइए अब हम लोग डिटेल्स में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं सोनेट नंबर 146 का। सो लेट्स स्टार्ट। पुअर सोल द सेंटर ऑफ माई सिनफुल अर्थ। तो यहाँ पे वो डायरेक्ट सोल को एड्रेस कर रहे हैं। शेक्सपियर यहाँ पे बोल रहे हैं कि बेचारे सोल, ठीक है, द सेंटर ऑफ माई सिनफुल अर्थ। तो मेरा जो सिन मतलब यहाँ पे गिल्ट या पाप या कुछ ख़राब काम, ठीक है, तो मेरा जो पूरा धरती है, मेरा ये जो पाप से मेरा भरा हुआ धरती है, मेरा जो ये यहाँ पर धरती इन द सेंस मतलब पूरा मेरा जगत, मेरा ज़िंदगी, ठीक है, मैंने आज तक जितना भी पाप कर्म किया है, जितना भी गिल्ट वाला काम मैंने किया है, जितना भी नेगेटिव काम मैंने किया है, उसका जो सेंटर है, ठीक है, मेरे ज़िंदगी का जो सेंटर है, मेरा काम करतूत का जो सेंटर है, वो है पुअर सोल। सोल को यहाँ पे पुअर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि सोल यहाँ पे अपना नॉर्मल हालत में नहीं है। इट इज़ अ रेचेड सोल, इट इज़ अ डिसग्रेस्ड सोल, इट इज़ अ डिग्रेडेड सोल। ओके, क्योंकि सोल में प्योरिटी नहीं बचा, क्योंकि वो अपना सिन से, अपना गिल्ट से, अपना नेगेटिव कामों से अपना जो प्योर और सेक्रेड सोल था उसको भर चुके हैं, इसीलिए वो अब सोल पुअर बन चुका है, रेचेड सोल बन चुका है। अब यहाँ दोनों तरह का कॉन्टेशन आता है कि ये जो एड्रेस है, ये जो पुअर सोल वो बोल रहे हैं, ये किसका पुअर सोल को शेक्सपियर इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे देखिए एक दो मतलब डिफरेंट इसका इंटरप्रिटेशन हम लोग ले सकते हैं। फर्स्ट इंटरप्रिटेशन हम लोग ले सकते हैं कि ये पोएट अपने खुद का सोल को यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं, अपने आप को यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं कि मैंने खुद ही, मेरा जो सिनफुल अर्थ है, मेरा जो जितना भी मैंने सिन किया है, जितना भी मैंने अन्याय किया है, उसका लिए मेरा सोल जो है रेचेडनेस हो गया, तो मैं अपना सोल को एड्रेस कर रहा हूँ। दूसरा हो सकता है कि यहाँ पे कोई भी आदमी जो सिनफुल है, कोई भी आदमी जो गिल्ट कर रहा है, कोई भी आदमी जिसने अपना सोल को ऑलरेडी करप्ट कर चुका है अपना नेगेटिविटी से, अपना गिल्ट से, उसको पोएट
मतलब एड्रेस कर रहे हैं, और एक और मतलब यहाँ पे निकल के आता है कि पोएट अपना डार्क लेडी को भी यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 146 सोनेट है ये तो आता है डार्क लेडी ग्रुप्स ऑफ सोनेट्स में ही। तो यहाँ पे एक इंटरप्रिटेशन ये भी निकल के आता है कि वो अपना डार्क मिस्ट्रेस को, डार्क लेडी को बोल रहे हैं कि तुम अपना सिन से, तुम अपना गिल्ट से, तुम अपना अन्याय कामों से अपना सोल को डिग्रेडेड कर चुके हो, तो तुम सोल को मैं पुअर सोल बोल रहा हूँ। तो ये दो तीन तरीके का इंटरप्रिटेशन यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में देखिए थोड़ा सा डॉट डॉट दिया हुआ है। इसका मतलब क्या एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या है कि जो 1609 का जो क्वार्टो वर्जन था, जहाँ पे शेक्सपियर का जो ओरिजिनल जो सोनेट्स पब्लिश हुआ था पहली बार, थॉमस थॉर्प ने पब्लिश किया था 1609 में, तो उस वर्जन में यहाँ पे सिनफुल अर्थ, जो पहला लाइन का आखिरी दो वर्ड है, दैट पोर सोल द सेंटर ऑफ माई सिनफुल अर्थ, तो ये लास्ट टू वर्ड्स है सिनफुल अर्थ, इसी को रिपीट कर दिया गया था। ओके कि सिनफुल अर्थ दिस रेबल पावर्स दैट दी अरे। अब जाहिर सा बात है कि ये एक मिस्टेक है, सेम चीज़ तो रिपीट नहीं होगा, तो इसीलिए इसको कुछ एडिटर्स ने क्या है अपना हिसाब से इसको एमेंड कर दिया, अपना हिसाब यहाँ कुछ संशोधन किया है। किसी ने यहाँ पे फीडिंग लिखा है, किसी ने यहाँ पे फॉइल्ड लिखा है, किसी ने यहाँ पे स्टार्व्ड लिखा है, किसी ने यहाँ पे फेंस्ड लिखा है, तो तरह तरह का ओपिनियन यहाँ पे है, तो इसीलिए यहाँ पे इसको डॉटेड रखा गया है। सो दिस रेबल पावर्स दैट दी अरे। अब रेबल पावर्स यानी होता है कि एनिमी फोर्सेस, ठीक है, रेबल्स यानी हु आर रिवॉल्टिंग अगेंस्ट यू, जो आपका विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आपका खिलाफ है। तो ऐसा कुछ शक्ति है, ऐसा कुछ फोर्स है जो दैट इज़ रिवोल्टिंग अगेंस्ट यू, ठीक है। अब यहाँ रेबल पावर्स मतलब किसको समझाया जा रहा है, इसका भी काफ़ी कुछ इंटरप्रिटेशन निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल रेबल पावर्स कुड मीन that all the negative works and all the negative mentality and sin, ये एक समझाया जा सकता है। या रेबल पावर्स का मतलब जो बॉडीली डिज़ायर है, जो वर्ल्ड में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो हम लोग का मटेरियलिस्टिक डिज़ायर होता है, फिजिकल डिज़ायर होता है, ठीक है, जो भी हम लोग का एस्पिरेशंस होता है वर्ल्ड मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, वो भी एक रेबल पावर्स हो सकता है। एक और रेबल पावर्स हो सकता है, खास कि शेक्सपियर जिस चीज़ को एकदम काफ़ी नफरत करते थे, कि जो एक्स्ट्रा वैगेंट एक्सपेंसेस ऑन योर आउटवर्ड ब्यूटी या लश्य, जैसे मेकअप हो जाए, एक्सपेंसिव क्लोथिंग हो गया, कि बहुत रिच ज्वेलरी हो गया, ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी सुपरफिशियल चीज़ जिसको आप यूज़ करते हो खुद को एलिवेटेड दिखाने के लिए, खुद को सुंदर, खुद को स्टैंडर्ड दिखाने के लिए, लेकिन जो आपका ट्रू सेल्फ नहीं है, वो कॉस्मेटिक्स हो सकता है, वो रिच ज्वेलरी हो सकता है, क्लोथिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे चीज़ों को भी, या इन सब चीज़ों के प्रति जो इंसान का प्रेम है, इन सब चीज़ के प्रति आदमी का जो इंक्लिनेशन है, ये सारा चीज़ को एक साथ कॉमनली रेबल पावर्स बोला जा रहा है। ये रेबल क्यों है, रिवोल्टिंग क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो बॉडी या एक्सटर्नल हम लोग का एग्जिस्टेंस है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उसी को ये बढ़ावा देती है। लेकिन हम लोग का जो एक्चुअल एग्जिस्टेंस है, जो हम लोग का सोल है, दैट इज़ द वेरी ट्रू एसेंस ऑफ आवर लाइफ, ठीक है, उसको ये कोई भी तरीके से नर्चर नहीं करती, उसको ये कोई भी तरीके से सस्टेन नहीं करती। इसीलिए इसको शेक्सपियर इसको झूठा या फॉल्सिफिकेशन मानते हैं। दैट इज़ वाई इसको रेबल पावर्स कंसिडर किया गया है। दैट दी अरे, दी यानी यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश मतलब यू, जो कि ये सब रेबल पावर्स जिसको तुमने एरे करके रखा है। एरे का भी एक दो अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकल के आता है। एरे एक तरीके से क्लोथ करना समझाया जा सकता है, ठीक है, किसी को कुछ पहना देना, ओके। या एरे का एक और मतलब होता है टू डिफाइल, टू पल्यूट, कोई भी चीज़ का जो पवित्रता, शुद्धता है, उसको बिगाड़ देना, कोई चीज़ को पल्यूट कर देना, ठीक है। और एक और एरे का मतलब निकलता है जिसको हम लोग मिलिट्री मेटाफर के तौर से मतलब समझ सकते हैं कि एरे इज़ अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सोल्जर्स, ओके। व्हेन एन आर्मी इज़ गोइंग टू अटैक समबडी, द एनिमी आर्मी, तो वो जो सोल्जर्स का जो अरेंजमेंट होता है, जो प्लॉय किया जाता है सोल्जर्स को जिस हिसाब से, उसको भी एक तरीके से एरे बोला जा सकता है। तो एरे वर्ड का द्वारा यहाँ पे 2-3 अलग अलग जो कंटेम्पलेशन निकल रहा है। तो जो इंटरप्रिटेशन हम लोग को मिल रहा है वो यहाँ पे सारा का सारा डिफरेंट इंटरप्रिटेशन का ही एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं। जैसे ये जो रेबल पावर्स है, इसको तुमने पहन के रखा है। अगर हम लोग क्लोथिंग का सेंस को लें कि इस सबको तुमने पहन के रखा है, जो कि फिजिकल सेंस में भी ट्रू है, जो भी गहना होता है या जो भी कॉस्मेटिक्स होता है या अभी जो रिच जो भी चीज़ होता है, ठीक है, शो ऑफ करने का या हम लोग का लग्जरी, उसको एक तरीके से हम लोग तो पहन के ही रखते हैं ना, या तो सचमुच का मतलब फिजिकली पहन के रखते हैं शरीर के ऊपर, या फिर उसका सहारे रखते हैं, उसमें खुद को कवर अप किए हुए रहते हैं,
रहते हैं, उसमें खुद को घेरे हुए रहते हैं। तो एक पहनना का सेंस हो गया, ठीक है। एक फिर जो दूसरा सेंस आता है कि एरे मतलब जो मिलिटेंट जो मेटाफर आता है कि एक तरीके का युद्ध मतलब सज्जा करने का, ओके, कि आप किस तरह से अपने सेना को सजा रहे हो। तो ये बैटल है एक तरीके से, ये सब चीज़ों को आप अपना करके एक तरीके से अपना सोल का ही खिलाफ एक जंग छेड़ दे रहे हो, क्योंकि ये सब चीज़ आपका बॉडी को नर्चर कर रहा है, ये सब चीज़ आपका बॉडी को प्लेजर दे रहा है, आपका फिजिकल एग्जिस्टेंस को प्लेजर दे रहा है। सोल को तो कोई तरीके से नर्चर नहीं कर रहा, सोल को भटका रहा है, ठीक है। आप लोग को भटका रहा है कि आप सोल को एनरिच करे की जगह, सोल में फोकस करे की जगह बाकी सब ये सब मतलब नॉन परमानेंट चीज़ों पे ध्यान दो। तो एक तरीके से ये सोल का खिलाफ ही एक साजिश हुआ या सोल का खिलाफ जंग हुआ, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग। तो ये जो रेबल पावर्स है जिसको तुम ओढ़े हुए हो एक तरीके से, ये तो अच्छा एक पोल्यूट वाला भी सेंस है कि ये सोल को पोल्यूट भी कर रहा है, ये सोल को गंदा भी कर रहा है। तो तुम सोल को ओढ़े हुए हो, मतलब सोल में ये सब रेबल पावर्स को ओढ़ करके सोच रहे हो कि तुम बहुत खूबसूरत दिखा रहे हो, खूब अपना स्टैंडर्ड दिखा रहे हो, बट एक्चुअली वो तुम्हारा सोल को पल्यूट कर रहा है, उसका ज़रिए तुम अपने सोल के खिलाफ जंग छेड़ रहे हो, ओके। वाई डॉस्ट दाउ पाइन विद इन एंड सफ़र डर्थ। अच्छा, डॉस्ट मतलब डस्ट, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश यूज़ है, और दाउ मतलब भी ओल्ड इंग्लिश यू। तो क्यों तुम पाइन कर रहे हो? पाइन करने का मतलब लैमेंट करना, ठीक है, डीके होना, वेस्ट होना, धीरे 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 करके डिक्रीज़ होना, डीके होना, डिग्रेड होना, लैमेंट करना, ओके। विद इन, तो अपने अंदर ही अंदर तुम धीरे धीरे क्यों डिक्रीज़ हो रहे हो, क्यों डिग्रेड हो रहे हो, है ना। अंदर ही अंदर मतलब यहाँ सोल का डिग्रेडेशन का बात किया जा रहा है। विद इन एंड सफ़र डर्थ, डर्थ क्या नहीं होता है, लाइक कमी होना, ठीक है, अभाव होना, ओके, स्कार्सिटी, लैक, ये समझाता है डर्थ यानी। तो अब अंदर ही अंदर तुम क्या कर रहे हो, खुद का सोल को बिगाड़ रहे हो, पल्यूट कर रहे हो, डिग्रेड कर रहे हो, और एक कमी से जूझ रहे हो। किस चीज़ का कमी से? प्योरिटी का कमी से, ठीक है, सैक्रेडनेस का कमी से, जेन्युइनिटी ऑफ सोल का कमी से तुम जूझ रहे हो अंदर ही अंदर। पेंटिंग द आउटवर्ड वर्ल्ड्स सो कॉस्टली गे, बाहर का तुम्हारा जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, बाहर का जो दीवार है, दीवार यानी यहाँ अपना शरीर का बात किया जा रहा है, ठीक है, शरीर का भी और शरीर के साथ जुड़ा हुआ जो भी लग्जरी है, जो भी मेटेरियलिस्टिक प्लेजर है, सारा चीज़ को एक आउटवर्ड वर्ल्ड, एक्सटर्नल आउटसाइड चीज़ बताया जा रहा है। तो उसको तुम बहुत बढ़िया से पेंट कर रहे हो, बहुत बढ़िया से उसको रंग किए जा रहे हो, कॉस्टली और बहुत खर्चा करके, बहुत एक्सपेंस करके तुम उसको पेंट कर रहे हो। गे, गे यानी कि यहाँ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी ब्यूटीफुल। तो बाहर का जो तुम्हारा दीवार है उसको तुम बहुत खर्चा करके पेंट कर रहे हो, उसको बहुत खूबसूरत बना रहे हो, उसको बहुत अट्रैक्टिव बना रहे हो, लेकिन फ़ायदा क्या? तुम्हारा जो अंदर का असली सामान है वही तो धीरे धीरे डीके हो रहा, वही धीरे धीरे पाइन हो रहा, हाँ, उसमें कमी आ रही, उसमें मतलब सफ़र तुम कर रहे हो। तो क्या फ़ायदा बाहर पेंट करके जब तुम्हारा अंदर का चीज़ ही सही नहीं हो? बॉडी पे इतना ध्यान दे के क्या ही फ़ायदा जब सोल ही सही नहीं हो? अल्टीमेटली तो सोल ही काम आएगा ना, अल्टीमेटली तो सोल ही परमानेंस रहेगा। बॉडी तो एक दिन ऐसे ही तबाह हो जाना है, चाहे तुम बॉडी के ऊपर खर्चा करो चाहे ना करो, दैट डजंट मैटर, बॉडी विल बी डिस्ट्रॉयड, ओके। तो क्या फ़ायदा ये सब मतलब यूज़लेस खर्चा करके, है ना। शैल वर्म्स इनहेरिटर्स ऑफ सॉरी एक लाइन छूट गया। वाई सो लार्ज कॉस्ट हैविंग सो शॉर्ट अ लीज, तो इतना ज़्यादा कॉस्ट क्यों है, इतना ज़्यादा खर्चा क्यों करना जब इतना छोटा सा लीज़ रहे। लीज़ यानी कि यहाँ ड्यूरेशन का बात किया जा रहा है, ठीक है। एक्चुअली लीज़ एक लीगल टर्म है जहाँ पे कोई भी चीज़ को आप एक तरीके से एक शॉर्ट मतलब लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आप किसी से उधार लेते हो या अपने नाम पे थोड़ा देर के लिए करते हो, बट दैट इज़ नॉट परमानेंटली योर्स, ठीक है। जब लीज़ ख़त्म हो जाता है, मान लीजिए एक ज़मीन को मैंने किसी से 50 साल या 100 साल के लिए लीज़ में लिया, तो उतना 50 या 100 साल तक वो मेरा नाम पे रहेगा। जैसे ही लीज़ पीरियड ख़त्म होगा फिर वापस मेरा जो ओनरशिप है वो डिसइनहेरिट हो जाएगा, डिस्क्रेडिट हो जाएगा। तो इसको भी बोल रहा है तुम तो जो बॉडी है वो तो लीज़ में लिए हो ना, क्योंकि तुम्हारा मेन क्या है, मेन एसेंस क्या है, सोल है। परमानेंट चीज़ क्या है, सोल है। बॉडी तो कुछ दिन का है, 50 साल, 60 साल, 70 साल। जब मर जाओगे, जब डेथ हो जाएगा, तब बॉडी रहेगा? नहीं रहेगा। तो एक तरीके से बॉडी को तुम इस वर्ल्ड से या नेचर से, है ना, उधार ले रहे हो कुछ समय के लिए। तो जब इतना कम समय के लिए तुम बॉडी को उधार ले रहे हो और वो इतना कम समय तुमको सर्विस देगा, तो उसका लिए इतना खर्चा करने का क्या मतलब बनता है? इट्स टोटली यूजलेस, ओके। शैल वर्म्स dost thou upon thy fading mansion spend, तो
डस्ट मतलब डज और दाउ मतलब ओल्ड इंग्लिश यू। फेडिंग मैंशन, मैंशन यानी कि बहुत बड़ा महल, ठीक है, पैलेस या महल। तो फेडिंग, हालांकि देखिए फेडिंग मैंशन है तो बहुत बढ़िया चीज़, बहुत मतलब आलीशान महल है, लेकिन वो फेडिंग है, मतलब उसका जो शान है, उसका जो शाइन है, उसका जो ब्यूटी है, उसका जो आउटवर्ड लश्चर है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा, डिक्रीज़ हो रहा। यहाँ पे इसको आप बॉडी और लाइक मटेरियलिस्टिक प्लेजर, लग्जरी के साथ तुलना कर सकता है कि जिसका ब्यूटी एक टाइम बाद धीरे 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 ख़त्म होने लगता है। ओके, यहाँ पे सिर्फ आप ब्यूटी या लवलीनेस के बात नहीं, हम अगर प्लेजर का भी बात करें या लग्जरी का भी बात करें तो ध्यान से आप सोचिए, कोई भी चीज़ कितना भी लग्जरियस हो, कितना भी कंफर्टेबल हो, वो चीज़ का आनंद या वो चीज़ का फ़ायदा हम लोग क्या हमेशा एक तरीके से उठा सकते हैं? जब हम लोग जवान रहते हैं या जब हम लोग का मान लीजिए 30-35-40 साल तक होता है, तब तक हम जैसे कोई भी लग्जरी को, कोई भी कंफर्ट को जितना बढ़िया से इंटेंसली एंजॉय कर सकेंगे, जितना बढ़िया से उसका लाभ उठा सकेंगे, जैसे जैसे हम लोग का उम्र होते रहेगा, द मोर वी विल एज, द मोर वी विल कम नियर डेथ, ठीक है, उतना क्या हम लोग को लग्जरी या कंफर्ट एब्जॉर्व करने का पावर में भी कमी नहीं आएगा। एक 70-75 साल का आदमी जितना उसको अगर सेम लग्जरी, सेम कंफर्ट भी प्रोवाइड किया गया, तो विल ही बी स्टिल एबल टू डिड्यूस द सेम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम दोज? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि उसका जो शरीर है, उसका जो सर्कमस्टांस है, वो उसको साथ नहीं देगा। तो जब तुम ना अपना शरीर का ब्यूटी को मेंटेन रख पा रहे हो, जब ना तुम अपना मेटेरियलिस्टिक प्लेजर को सेम लेवल में मेंटेन रख पा रहे हो, तो ये तो एक फेडिंग मैंशन हुआ ना। है भले बहुत ही दिखाने के लिए बहुत ही सुंदर है, लेकिन काम का तो नहीं है, इसका तो जो सौंदर्य है धीरे धीरे ढल रहा है। तो क्यों इसमें इतना स्पेंड करना, क्यों इसमें इतना खर्चा करना? देखिए शेक्सपियर बार बार कॉस्ट, स्पेंड, यूजलेस, फेडिंग, ये सारा शब्दों का बार बार प्रयोग करके एक तरीके से वो अपना रीडर के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहे हैं कि जो तुम कर रहे हो वो तुम गलत कर रहे हो, ये तुम एक मतलब ये सिर्फ और सिर्फ पैसे का बर्बादी है। एक तरह से ये छोटा सा एक सटल आयरनी भी है, क्योंकि ये सारा चीज़ किस वजह से आ रहा है, मतलब ये जो सोल को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, ये जो मटेरियलिस्टिक प्लेजर में खुद को सबमर्ज कर रहे हैं, तो एक तरीके से क्या कि ये जो शेक्सपियर समझ गए हैं कि ये जो वर्ल्ड है, ये सोल या स्पिरिचुअलिटी को लेके बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, इसको एक मात्र किससे फ़र्क पड़ता है? पैसा से फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए वो पैसा का ही उदाहरण दे के हम लोग को समझाने का कोशिश करे। वो एक बार भी ये नहीं बोल रहे कि नहीं नहीं तुम प्योर बनो, तुम्हारा आफ्टर लाइफ में काम आएगा, अभी दुनिया कितना ही दिन का है, ये भी वो मेंशन कर रहे हैं, लेकिन इस पर वो उतना प्रेशर नहीं दे रहे हैं। बार बार वो फोकस या एम्फोसाइज किस चीज़ में कर रहे हैं कि क्या फ़ायदा, इतना खर्चा हो जा रहा, खर्चा होने के बाद भी कोई चीज़ टिक नहीं रहा, तो क्या फ़ायदा? तो ये भी एक तरीके का मर्केंटाइल मेंटालिटी है, ठीक है। शेक्सपियर वही मर्केंटाइल मेंटालिटी या कमर्शियल मेंटालिटी को यूज़ करके ही कमर्शियल मेंटालिटी का खिलाफ अटैक कर रहे हैं कि खर्चा कर रहे हो ना, तुम लोग को तो ज़िंदगी, मतलब तुम लोग को तो ज़िंदगी फोकस ही है कि खर्चा करो, मज़े करो। तो जब करना ही है खर्चा, तो कम से कम ऐसा चीज़ पे करो जो तुमको लॉन्ग लास्टिंग फ़ायदा दे। खर्चा ही कर रहे हो तो ऐसा चीज़ में करके क्या फ़ायदा जो 2 दिन बाद ख़त्म हो जाए, कम से कम यहाँ ऐसे तो समझो। ओके, शैल वर्म्स इनहेरिटर्स ऑफ दिस एक्सेस, तो जो वर्म्स है, ठीक है, जो वो क्या है, इनहेरिटर्स है। इनहेरिटर्स मतलब सक्सेसर, ठीक है, दैट मीन्स द नेक्स्ट जनरेशन, ओके, हु विल गेट योर इनहेरिटेंस, उत्तराधिकार जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। तो ऑफ दिस एक्सेस, एक्सेस मतलब ये जो एक्स्ट्रावेगेंट है, ठीक है, ये जो एबंडेंस है, ये जो बहुत ज़्यादती में तुम लोग कर रहे हो, ये जो लग्जरी है, ये जो एक्सपेंस है, ये जो आउटवर्ड शाइन, शान और शौकत है, ये सब चीज़ एक्सेस है। दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय द सोल। ओके, तो ये सब जो एक्सेस है, ये आखिरकार इसको इनहेरिट कौन करेगा? आखिरकार ये इतना सारा पैसा, इतना सारा लग्जरी, इतना सारा बॉडीली आराम, आखिरकार इसका एंड क्या है? ये तो वर्म्स को ही मिलेगा ना। क्यों वर्म्स को मिलेगा? क्योंकि जब आपका डेथ हो जाएगा, जब कोई भी इंसान का डेथ हो जाएगा, तब ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता था वो उसका कितना लग्जरियस कार है, कितना मतलब मकान है, कितना बंगला है, कितना आलीशान चीज़ है, नहीं है, कुछ मैटर नहीं करता। कितना उसने रिच कपड़ा पहना, कितने ज्वेलरी पहना, नथिंग मैटर्स, क्योंकि आफ्टर डेथ everybody's mansion is going to be the same, everybody's palace is going to be same, and that is the coffin, that is the grave। मृत्यु के बाद सबका ठिकाना, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो फ़कीर हो, सबका ठिकाना एक ही है, वो है ग्रेव। तो और ग्रेव में कौन ही रहेगा? जब आपका बॉडी मिट्टी में मिल जाएगा तो वहीं तो वर्म्स रहेंगे ना, वहीं तो आपको खाएंगे, वहीं तो आपका बॉडी को मिट्टी में मिला देंगे। तो क्या फ़ायदा इतना एक्सेस करने का, इतना खर्चा करने का, जब आखिरकार वो जाना वर्म्स में ही है, जब आखिरकार उसको आप भोग ही नहीं कर सकेंगे, एंजॉय ही नहीं कर सकेंगे,
तो फ़ायदा क्या हुआ उसमें पैसा डालने का, इन्वेस्टमेंट करने का क्या फ़ायदा? ईट अप दाई चार्ज, इज़ दिस दाई बॉडीज़ एंड? तो क्या वो लोग आपका बॉडी को खा जाएंगे? ईट अप दाई चार्ज, देखिए यहाँ पे चार्ज का भी डबल कनोटेशन है। एक चार्ज का मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कि तुम्हारा चार्ज में हम दे करके जा रहे हैं, कि तुमको इन चार्ज बना के जा रहे हैं, हम लोग बोलते हैं ना। तो यहाँ पे ये जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक तरीके से ये जितना भी सारा चीज़ आप करके जा रहे हैं, इन्वेस्ट करके जा रहे हैं, रिच ज्वेलरी हो या कोई भी सामान हो, कोई भी एक्स्ट्रावेगेंट लग्जरी हो, तो आखिरकार उसका दायित्व कौन लेगा? आखिरकार उसका मालिकाना कौन लेगा? ये वर्म्स लोग, इनके लिए करके जा रहे हो। ओके, या फिर चार्ज का एक और मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि एसेंस या पावर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि चार्ज्ड अप, ठीक है। तो तुम्हारा जो पूरा मेहनत गए, देखिए एक बात तो सही है कि कितना भी आप एक्स्ट्रावेगेंट कर लीजिए, कितना भी आप लग्जरी लाइफ मतलब अफोर्ड कर लीजिए, उसके लिए पहले आपको पैसा तो कमाना पड़ेगा ना, मेहनत तो करना पड़ेगा। तो जब आप इतना मेहनत करके इतना पैसा कमा रहे हो, फिर उस पैसे को अनयूजफुल चीज़ें लग्जरी में उड़ा रहे हो, स्पेंड कर रहे हो, तो इतना मेहनत आखिरकार कौन खा जा रहा? खा तो वही वर्म्स ही जा रहे हैं ना। तो क्या फ़ायदा हुआ आपका इतना एफर्ट देने का, इतना मेहनत देने का, इतना पैसा कमाने का? क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इज़ दिस दाई बॉडीज़ एंड? ऐसे ही अपने शरीर को एंड करोगे? यही क्या तुम्हारा अस्तित्व का अंत है? यही क्या तुम्हारे एग्जिस्टेंस का एंड है? इसका मतलब क्या? एक तरीके से रिटोरिकल क्वेश्चन है। ये पोएट समझाने चाह रहे हैं कि नो, इट इज़ नॉट दाई बॉडीज़ एंड और इट शुड नॉट बी दाई बॉडीज़ एंड। डेफिनेटली ऐसे तो तुम्हारा अस्तित्व का, ऐसे तो तुम्हारा एग्जिस्टेंस का अंत नहीं होना चाहिए। ऐसे अंत मत करो। तो कोई सोल्यूशन क्या है शेक्सपियर के पास? आइए समझते हैं। देन सोल लिव दाउ अपॉन दाई सर्वेंट्स लॉस। तो अब फिर से वो सोल को एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस बार का एड्रेस और पहली बार का एड्रेस में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा मतलब काफ़ी ही अंतर है। देखिए पूरा इसमें थॉट प्रोसेस में ही चेंज आ गया। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि देन सोल, तब सोल एक काम करो, लिव दाउ, दाउ मतलब वही ओल्ड इंग्लिश यू, कि तुम जिंदा रहो किस पे? अपॉन दाई सर्वेंट्स लॉस। दाई मतलब ओल्ड इंग्लिश योर। तो तुम्हारा जो सर्वेंट है उसका जो भी नुकसान होगा ना, उसका बलबूते में तुम जिंदा रहो। उसका नुकसान मतलब सोल का सर्वेंट कौन है? सोल का सर्वेंट है बॉडी, आवर फिजिकल एग्जिस्टेंस, ओके, आवर बॉडीली एग्जिस्टेंस। इसको यहाँ पे सोल का सर्वेंट बोला जा रहा है क्योंकि सोल इज़ द मास्टर, एटलीस्ट सोल इज़ रिप्रेजेंटेड हियर एज द मास्टरली फिगर, ओके। क्यों? क्योंकि उसका सुपीरियरिटी है, बिकॉज ही इज़ परमानेंट। सोल इज़ परमानेंट, सोल डिस्ट्रक्टिबल नहीं है, दैट इज़ वाई ही इज़ लाइक अ मास्टर, लाइक अ सुपीरियर। और बॉडी क्योंकि ट्रांजिएंट है, शॉर्ट लिविंग है, कुछ दिन बाद उसका अंत हो जाएगा, तो इसीलिए वो सर्वेंट है। तो बॉडी का जो भी लॉस हो रहा है, मतलब बॉडी का लॉस मतलब क्या कि आप लग्जरी मत करो, आप इतना ज़्यादा अननेसेसरी कंफर्ट मत करो, रिच ज्वेलरी, रिच क्लोथिंग, ठीक है, इतना सब शो ऑफ नहीं करो। इससे क्या होगा कि तुम्हारा बॉडी को ही थोड़ा सा नुकसान होगा, तुम्हारा फिजिकल एग्जिस्टेंस को ही थोड़ा सा नुकसान होगा, शो ऑफ नहीं कर पाओगे, शायद थोड़ा सा कष्ट होगा, थोड़ा सा परेशानी होगा, मेहनत करके ज़िंदगी काटने पड़ेगी। तो किसको नुकसान होगा? थोड़ा सा बॉडी को थोड़ा देर के लिए नुकसान होगा, कोई बात नहीं, होने दो, उससे फ़ायदा तुम्हारा होगा, सोल को फ़ायदा होगा। क्योंकि बॉडी को आराम पहुंचा के भी लाभ हो क्या कहाँ ही रहा है? आराम पहुंचा के बाद भी 50, 60, 70 साल बाद वो तो ख़त्म ऐसे ही हो जा रहा, तो वो आराम का फ़ायदा क्या? फिर तो सोल जो परमानेंट रहेगा वो तो फिर मुश्किल में पड़ जा रहा। तो एक जब तो इटर्नल मुश्किल सहने से अच्छा है कि तुम 50, 60, 70, 80 साल जो भी ट्रांजिएंट मुश्किल है थोड़ा सा देर के लिए उसको झेल लो, फिर इटर्नली तुम आराम करो, दैट इज़ मच बेटर। ये एडवाइस शेक्सपियर दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक वोल्टा भी हम लोग देख सकते हैं। वोल्टा क्या होता है? वोल्टा एक्चुअली ये पेट्रार्कन सोनेट का बहुत एक इंडिस्पेंसिबल फीचर्स है। वोल्टा, वोल्टा शब्द का मतलब होता है टर्न ऑफ थॉट या शिफ्ट ऑफ थॉट, ठीक है ना। जब पोएट एक सोनेट में कोई प्रॉब्लम या कोई इशू को लेकर मतलब डिटेल में डिस्कशन करते हैं, डीप उसमें डाइव करते हैं, ठीक है, तो एक प्रॉब्लम सेंट्रिक उनका मेंटालिटी रहता है। और फिर अचानक से वो क्या करते हैं कि प्रॉब्लम सेंट्रिक मेंटालिटी से वो शिफ्ट कर जाते हैं एक सोल्यूशन ओरिएंटेड मेंटालिटी में। जब उनका कोई क्राइसिस को डिस्क्राइब करते करते, क्राइसिस के बारे में सोचते सोचते जब अचानक उनका दिमाग में एक सोल्यूशन आता है, अच्छा ऐसे इससे हम लोग निकल सकते हैं, ऐसे इस प्रॉब्लम का समाधान हो सकता है, तो वो जो शिफ्ट ऑफ थॉट है उसी पॉइंट को हम लोग वोल्टा बोलते हैं। तो यहाँ पे वोल्टा कहाँ आया है? देखिए यहाँ पे वोल्टा आया है यहीं पे कि देन सोल। देखिए देन शब्द भी इसका एक इंडिकेटर है। देन मतलब कि तब,
मतलब एक तरीके से उनको समझ में आ गया है, पूरा कंडीशन समझ में आ गया है कि ऐसा ऐसा बात है, सोल का नुकसान करके हम लोग बॉडी को फीड कर रहे हैं, तो अब क्या करना होगा, अब सोल तुम ये करो, ठीक है ना। एक तरीके से एक एडवाइस है, ये वोल्टा है, ओके। सर्वेंट्स लॉस एंड लेट दैट पाइन टू एग्रावेट द स्टोर, और उसको पाइन करने दो, ठीक है। अब देखिए ये पाइन शब्द भी दोबारा आ रहा है। अब सिर्फ इसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट कीजिए। पहला सेक्शन में वो किस तरीके से वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं और उसी को अपना दूसरा सेक्शन में कैसे उनका मीनिंग पूरा बदल करके, उनका सिग्निफिकेंस पूरा बदल करके दोबारा यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ द वर्ड प्ले ऑफ शेक्सपियर, दिस इज़ द मास्टरी ऑफ शेक्सपियर। Okay, this is how he exploits, this is how he uses the language so beautifully to shock us. Okay, तो पाइन, लेट दैट पाइन टू एग्रावेट द स्टोर, उसको वेस्ट होने दो, उसको डीके होने दो। मतलब यहाँ किसको डीके होने के बाद, बॉडी को डीके होने दो। पहले क्या हो रहा था कि तुम क्यों खुद ब खुद अंदर अंदर खुद को डीके कर रहे हो, मतलब अपना सोल को क्यों डीके कर रहे हो। पहले बोला जा रहा था जब सब कोई लग्जरी में मत था, अब बोला जा रहा है तुम अपना बॉडी को डीके करो, ठीक है। टू एग्रावेट द स्टोर, एग्रावेट का दो मतलब निकल के आता है। एक एग्रावेट का मतलब होता है टू ऑगमेंट, टू डेवलप, टू ग्रो, बढ़ाना, ठीक है ना, कोई चीज़ को डेवलप करना, कोई चीज़ को बढ़ाना। और एग्रावेट का एक और मतलब होता है टू अनॉय, ओके, टू डिस्प्लेस, टू डिसगस्ट, कोई चीज़ को परेशान करना, कोई चीज़ को मतलब डिग्रेड करना, कोई चीज़ को वर्सन करना और बदतर हालात में ले जाना। तो यहाँ पे दोनों ही मीनिंग यहाँ पे एम्प्लॉयड है। क्यों है, तो तुम बॉडी को थोड़ा नुकसान दो, बॉडी को थोड़ा डीके करो, उससे तुम्हारा एक चीज़ नुकसान जाएगा, एक चीज़ अच्छा होगा। क्या नुकसान होगा, तुम्हारा जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है या जो तुम्हारा शॉर्ट लिव्ड जो रियलिटी है उसको भले थोड़ा ठेस पहुंचेगा, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ तुम्हारा बढ़ेगा भी, एक चीज़ तुम्हारा ग्रो भी करेगा, एक चीज़ तुम्हारा डेवलप करेगा। क्या है वो, होगा तुम्हारा इंटरनल रियलिटी, रियल जो एसेंस है, तुम्हारा जो सोल है, उसको एनरिचमेंट होगा, उसको बढ़ावा मिलेगा। तो तुम अपना बॉडी को डीके होने दो, थोड़ा मुश्किल सहने दो, स्ट्रगल करने दो, भले ही उससे तुम्हारे फिजिकल एग्जिस्टेंस को नुकसान हो, लेकिन तुम्हारा इटर्नल एग्जिस्टेंस को फ़ायदा होगा, तुम्हारा सोल को एनरिचमेंट मिलेगा, फ़ायदा होगा। ओके, दाई स्टोर मतलब योर शेयर, okay, your both your physical share as well as your eternal share, okay, by terms divine in selling hours of drops। फिर से देखिए कितना बढ़िया तरीके से उन्होंने एक जो मर्केंटाइल माइंडसेट है उसको डिवाइन माइंडसेट के साथ कितना बढ़िया तरीके से मिंगल कर दिया है, ठीक है। बाइंग और सेलिंग का बात हो रहा है यहाँ पे, एक बिजनेस का बात हो रहा है यहाँ पे, एक एक्सचेंज का बात हो रहा है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन का बात हो रहा है, लेकिन ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन इज़ नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर वर्ल्डली और मटीरियलिस्टिक ग्रोथ, बट फॉर आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ, फॉर आवर inner perfection, for our soul's benefit, not for our body's transient benefit, okay। तो क्या वो बोल रहे हैं कि टर्म्स डिवाइन, ठीक है, तो तुम डिवाइन चीज़ें खरीदो। यहाँ पे टर्म्स मतलब एक ड्यूरेशन भी होता है, ठीक है, और एक कॉन्ट्रैक्ट भी, लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। तो तुम एक काम करो, तुम कुछ समय अपना डिवाइन एग्जिस्टेंस के लिए, अपना सोल का, जब तुम जो डेथ होगा, डेथ होने के बाद जब बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगा तब तो सोल रहेगा ना, तो उसको तो इटर्नल एग्जिस्टेंस है, उसका तो और बॉडी का जैसा शॉर्ट ड्यूरेशन नहीं है, सोल इज़ इटर्नल, ठीक है। तो सोल का जो वो इटर्नल ड्यूरेशन है उसका लिए उस इटर्नल ड्यूरेशन को तुम खरीदो। मतलब क्या, उस इटर्नल ड्यूरेशन ताकि अच्छे से कटे ये तुम खरीदो, ठीक है। और एक तरीके से टर्म्स का एक और मतलब होता है कि इसको तुम एकदम लीगल कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है ना, कि एक जो चीज़ तुम खरीद रहे हो ये एकदम पक्का तुमको मतलब बेनिफिट देगा, ठीक है, ये बिल्कुल फेल नहीं करेगा। जैसे बॉडी का चीज़, देखिए यहाँ पे फिर से बॉडी और सोल को कंट्रास्ट किया जा रहा है कि जैसे बॉडी के लिए तुम कोई चीज़ खरीदोगे, अपना मटेरियलिस्टिक प्लेजर के लिए कोई चीज़ को खरीदोगे तो वो तो तुमको फेल कर देगा, वो तो एक टाइम बाद तुम्हारा साथ छोड़ देगा। लेकिन अगर ये डिवाइन अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अपना सोल का बेटरमेंट के लिए तुम कुछ कर रहे हो, कुछ खरीद भी रहे हो, यहाँ खरीदो। पैसा इन्वेस्ट करना है ना, खरीदना बेचने के अलावा तो तुम लोग कुछ समझते ही नहीं हो ना। मॉडर्न मैन को बोल रहा है, बिजनेस माइंडेड मटेरियलिस्टिक मैन को यहाँ पे टारगेट करके शेक्सपियर बोल रहे हैं, ठीक है। तो जब खरीदना ही है तो बॉडी के लिए मत खरीदो, सोल के लिए खरीदो, अपना स्पिरिचुअल लाइफ के लिए खरीदो, उसमें कम से कम बेटर होगा, ओके।
सेलिंग आवर्स ऑफ ड्रॉस। तो चलो इसको खरीदोगे, लेकिन इसको तो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। पैसे से फिजिकल चीज़ों को खरीदा जा सकता है, पैसे से डिवाइन चीज़ या सोल के लिए तो कुछ अच्छा है तो उसको पैसे से नहीं खरीदोगे। कैसे खरीदोगे? सेलिंग आवर्स ऑफ ड्रॉस। ड्रॉस यानी यहाँ पे फ्यूटाइल आवर्स, ओके, यूजलेस आवर्स, मतलब एकदम बेकार चीज़ों में जो तुम समय स्पेंड कर रहे हो, बेकार चीज़ों में जो तुम अपना मेहनत उड़ा रहे हो, अपना पैसा उड़ा रहे हो, अपना टाइम उड़ा रहे हो, ये सब लग्जरी में, ये सब बॉडीली कंफर्ट के लिए, उसको तुम बेचो। उसको बेचो मतलब उसको तुम इन्वेस्ट करो सही जगह पे। कहाँ पे? अच्छा काम करो। ये जो तुम्हारा सिंफुल अर्थ बन चुका है, अपना पाप से, अपना गिल्ट से पूरा एग्जिस्टेंस को तुम भर लिए हो, उसका जगह तुम सेम एफर्ट दो टू डू गुड थिंग्स, हेल्प पीपल, ओके, डू सम गुड थिंग्स फॉर लाइक ए डिवाइन बीइंग। मतलब कैसे? आप स्पिरिचुअल काम में अच्छा चीज़ करो, आप चर्च सर्विस में या जो रिलीजियस काम होता है उसमें आप योगदान करो, उसमें आप कंट्रीब्यूट करो, कुछ आदमी का भला के लिए कुछ करो, जो नीडी पीपल है, जो डिज़र्विंग पीपल है, उनको आप मदद करो, उनके लिए आप अच्छा काम करो, ठीक है। खुद आप प्रेयर करो, ठीक है, खुद थोड़ा रिलीजियस लाइफ में थोड़ा इन्वॉल्व हो, थोड़ा गॉड से आप प्रे करो कि खुद को बचा करके। ये सब जो अच्छा काम होता है, ये सब सोल को एनरिचमेंट देता है, ये सब आपका स्पिरिचुअलिटी को इम्प्रूव करता है। तो ये सब काम करो, ना कि अपना बॉडी का आराम के लिए फालतू मेहनत करने से अच्छा है कि ये सब जगह में मेहनत करो, और यही मेहनत का बदली में तुमको क्या मिल सकता है? सोल परमानेंट गुड लाइफ एंड गारंटी ऑफ दैट, ठीक है। विदिन बी फेड विदाउट बी रिच नो मोर। खुद को अंदर से खिलाओ, फेड यानी कि खिलाना, सस्टेन करना, तो खुद को तुम अंदर ही अंदर खिलाओ। तो अंदर खिलाओ मतलब क्या? कि सोल को खिलाओ। अब सोल को क्या खिलाना है? पिज़्ज़ा बर्गर सोल खाएगा? बिल्कुल नहीं। सोल को फूड नहीं खिलाना है, सोल को खिलाना है अपना गुड डीड्स, ठीक है, अच्छे काम, अच्छा माइंडसेट, ये सब से, प्रेयर्स, ये सब से तुम अपना सोल को खिलाओगे। ये सब चीज़ तुम करोगे तो तुम्हारा सोल विल बी इवन मोर एनरिच्ड, विल बी इवन मोर प्योरिटी। तब उसका प्योरिटी जो है वो इंटैक्ट रहेगा, वो पोल्यूटेड नहीं होगा। विदाउट बी रिच नो मोर। जो तुम बाहर का चीज़ है ना, जो आउटवर्ड तुम्हारा स्ट्रक्चर है, जो बॉडी है, जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उसमें तुमको रिच होने का कोई दरकार नहीं। It's absolutely meaningless, it's absolutely needless to be rich for your outward show, ठीक है। तो ना तुम बॉडीली कंफर्ट के लिए कोई खर्चा करो, ना तुम बाहर शो ऑफ करो। बाहर भले तुम जितना दिन जिंदा हो उतना दिन थोड़ा सा कैसे भी काट लो, थोड़ा सा स्ट्रगल करके काट लो, लेकिन तुम्हारा टाइम, तुम्हारा मेहनत, तुम्हारा पैसा, सब कुछ अच्छा कामों के लिए यूज़ करो। बाहर रिच होके कोई फ़ायदा नहीं, अंदर खुद को रिच करो, सोल को रिच करो, दैट विल गिव यू परमानेंट बेनिफिट, ओके। So shall thou feed on death that feeds on men। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट कपलेट है। देखिए जो हम लोग क्लिंचिंग कपलेट में आ गए, जो आखिरी दो लाइन में आ गए, ठीक है। शेक्सपियर का हर सोनेट का ये जो आखिरी क्लिंचिंग कपलेट्स या दो लाइन होता है ना, इसमें पूरा सोनेट का एक तरीके से आप मान लीजिए कि क्रक्स या जो जिस्ट होता है वो छुपा होता है। पूरा सोनेट में वो जो बोलना चाह रहे हैं, जो थीम्स उन्होंने टच किया है, जो टॉपिक्स उन्होंने टच किया है, उनको एक तरीके से समराइज़ करके, उनको एक तरीके से उनका जिस्ट निकाल के, उनको एक वर्डिक्ट की तरह पेश किया जाता है आखिरी दो लाइन में, ओके। सो वी कैन से दैट द concluding couplet is the summum bonum of all the sonnets, all the arguments presented in the sonnets, all the discussions done in the sonnet, all the problems and solution approach इन द सोनेट। ये एक तरीके का मॉरल है, पूरा सोनेट से एक लेसन जो मिलता है वो आखिरी कपलेट में मिलता है, ओके। आइए देखते हैं, समझते हैं क्या शेक्सपियर ने कहा आखिरी कपलेट में। सो शैल्ट नाउ फीड ऑन डेथ दैट फीड्स ऑन मैन। तो ठीक ऐसे ही सो मतलब इसी तरीके से, इन दिस वे, किस तरीके से, जो उन्होंने अब तक सोनेट में डिस्क्राइब किया कि खुद को सोल को इम्प्रूव करो, अच्छे काम करो, बॉडी मतलब वो सब बेकार का खर्चा छोड़ दो। ये सब काम अगर तुम करोगे तो इस तरीके से क्या होगा? दाउ फीड ऑन डेथ, दाउ यानी ओल्ड इंग्लिश यू, तो तुम डेथ को खाओगे, ओके। दैट फीड्स ऑन मैन, कौन सा डेथ? वही डेथ जो इंसानों को खाता है, ठीक है ना। अब डेथ इंसानों को खाता है मतलब क्या? ऑब्वियसली इट्स क्वाइट एक्सपेक्टेड कि डेथ has destroyed every living man till now, and it will continue to destroy every living man until the end judgment day, ठीक है, until the day of doom।
तो यही उसका काम है। डेथ का काम ही है कि सारा इंसान का लाइफ को तबाह कर देना, एक तरीके से खा लेना, ख़त्म कर लेना, डिवोर कर लेना, ठीक है ना। लेकिन सारा इंसान को जो डेथ खाता है, तुम उस डेथ को भी खा जा सकते हो। कैसे? अच्छा काम करके, सोल को इम्प्रूव करके, सोल के लिए इन्वेस्टमेंट करके। अच्छा, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब कोई अच्छा काम करेगा तो उसको कभी मृत्यु नहीं होगा? नहीं होगा, बिल्कुल होगा। डेथ को कोई नहीं रोक सकता। आप चाहे ज़िंदगी भर कितना भी महान काम कर ले, फिर भी डेथ आपका होगा ही। दिस इज़ नेचर्स लॉ, नोबडी कैन वायलेट इट, इवन नेचर हिमसेल्फ कांट वायलेट हिज लॉ। ओके, सो डेथ तो होगा ही। यहाँ पे सिर्फ फिजिकल डेथ का बात नहीं किया जा रहा, यहाँ पे एक तरीके से डेथ मतलब डैमनेशन का बात किया जा रहा है। यहाँ पे एक तरीके ये बिब्लिकल रेफरेंस है, ठीक है। एक होता है सैल्वेशन, एक होता है डैमनेशन। मतलब आपका जो फिजिकल डेथ वो तो सबका होता है, उसका बाद, ठीक है, जो जिस दिन डे ऑफ जजमेंट आएगा, ये भी एक तरीके से आपका बिब्लिकल नोशन है कि जितना भी आदमी आज तक मतलब इस धरती में पैदा हुआ है, ज़िंदगी काटा है, सब लोग तो मर चुका है। तो आज तो जब ये अर्थ तबाह होगा, जब ये पूरा वर्ल्ड एक दिन तबाह होगा, वो दिन, उस दिन को कहा जाता है क़यामत का दिन या डे ऑफ जजमेंट या डे ऑफ डूम। उस दिन सारे आदमी का जो भी स्पिरिट है, जो भी सोल है, वो ऊपर जाएगा, पहुंचेगा, गॉड के पास पहुंचेगा। जितना आदमी आज तक ज़िंदा रहा है, दुनिया को शुरुआत से लेकर के आज तक, मतलब क़यामत का दिन तक, जितना आदमी ज़िंदा रहा है या जितना आदमी मर गया है, सब का सोल उठेगा ऊपर और उस दिन जजमेंट होगा, विचार होगा, किसने कितना क्या गुनाह किया है, किसने कितना क्या अच्छा काम किया। उस विचार का ऊपर जो अच्छा होगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा इन टर्म्स ऑफ हेवन, पैराडाइज, और जो बुरा होगा, जो मतलब गिल्टी होगा, उसको सज़ा मिलेगा। किस तरीके का सज़ा? इन टर्म्स ऑफ नेवर एंडिंग हेल फायर, ठीक है। तो ये जो हेल में जाने का सज़ा है, इसको डैमनेशन कहा जाता है, और ये जो हेवन में जाने का पुरस्कार है, रिवॉर्ड है, इसको सैल्वेशन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेथ यानी इटर्नल डैमनेशन, ठीक है। तो वो इटर्नल डैमनेशन से तुम बच जाओगे। हेल में जाने से, अंतहीन हेल का टॉर्चर सहने का कष्ट से तुम बच जाओगे। डैमनेशन को ही एक तरीके से तुम खा जाओगे, तबाह कर दोगे। क्या करोगे? अगर सोल पे काम किए, अगर सोल को एनरिच किए, अगर स्पिरिचुअल लाइफ को इम्प्रूव किए, ओके। एंड डेथ वंस डेड, देयर इज नो मोर डाइंग देन। एक बार अगर डेथ खुद मृत हो गया, मृत्यु का ही जब मृत्यु हो जाएगा, तब और मरने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं रहेगा ना। बहुत सुंदर लाइन है, आप सोचिए जरा, एक बार देखिए। डेथ वंस डेड, देयर इज नो मोर डाइंग देन। जब डेथ खुद ही अंत हो जाएगा, तब क्या और किसी को मरने का चिंता करना पड़ेगा? नहीं। यहाँ पे डेथ मतलब दोबारा से वही इटर्नल डैमनेशन का बात किया जा रहा है कि जब इटर्नल डैमनेशन से ही तुम बच जाओगे, तब और कौन चीज़ का मृत्यु, कौन चीज़ का अंत? तब तो इटर्नल सैल्वेशन, हमेशा हमेशा के लिए a good and happy and satisfactory life in paradise near God। इससे बेहतर कुछ और रिवॉर्ड हो सकता है? इससे बेहतर कुछ और एक्सपेक्ट क्या हम लोग कर सकते हैं? No, there clearly isn't any better satisfaction, any better expectation than eternal salvation। तो वो एक बार मिल जाएगा तो डैमनेशन का चिंता ख़त्म, इटर्नल डेथ का चिंता ख़त्म, इटर्नल टॉर्चर का चिंता ख़त्म। एंड दैट इज़ द वेरी बेस्ट थिंग वन कैन एक्सपेक्ट, दैट इज़ द वेरी बेस्ट वन कैन डू। ओके, अब जैसे हम बहुत पहले ही डिस्कस किए थे कि इस चीज़ को आप शेक्सपियर अपने खुद के लिए भी एड्रेस कर सकते हैं, इस हिसाब से भी हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, और वो अपना जो डार्क लेडी है उसके लिए भी एड्रेस कर रहे हैं, इस हिसाब से भी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। जिसके लिए भी इंटरप्रिटेशन हो, मैसेज रिमेन्स द सेम। जो वो कहना चाहते हैं, चाहे वो खुद के लिए कह रहे हो, या वो चाहे कोई दूसरे लोग जो गिल्ट में है उनके लिए कर रहे हो, या वो अपने डार्क मिस्ट्रेस के लिए कर रहे हो, जिसके लिए भी वो कह रहे हैं, उनका मैसेज सेम ही रहेगा। उनका जो वार्ता है, जो एक वो एडवाइस है, वो सबके लिए सेम ही रहेगा कि बॉडीली चीज़ में एक्सपेंड करना बंद करो, इसमें इन्वेस्ट करना, लग्जरी में इन्वेस्ट करना बंद करो, अपना इनर लाइफ में काम करो, उसमें इन्वेस्ट करो, अच्छा काम करो, तब जाके इटर्नल डैमनेशन से बचोगे, इटर्नल सैल्वेशन मिलेगा, यू विल बी गुड फॉर एवर। ठीक है, अब डार्क लेडी को उनका थोड़ा सा तंज ज़्यादा ही मतलब उन्होंने कसा है कि क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वो हमेशा पूरा डार्क लेडी ग्रुप्स ऑफ सॉनेट्स में मतलब बीच बीच में ही उन्होंने ये मेंशन किया है कि जो डार्क लेडी है, शी इज़ वेरी ऑब्सेस्ड विथ मटेरियल प्लेजर्स, वर्ल्डली गेन्स, लग्जरीज,
ठीक है, ये सब चीज़ों से वो डार्क लेडी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है, कैसे खुद को अच्छा दिखाना है, कैसे खुद को सुंदर दिखाना है, कैसे अट्रैक्टिव दिखाना है, हाउ टू seduce others, okay, how to make others fall into her trap, okay, how to make others desire her more and more, how to get imbued, how to get submerged in the whole volume of materialistic pleasures and worldly desires. इसमें वो पूरा उसका ज़िंदगी कट गया है। तो यहीं शेक्सपियर एक तरीके से उसको एडवाइस कर रहे कि समय है अभी भी, अपना बाहर का चीज़ में वेस्ट करना छोड़ो, अपना खुद पे काम करो, दैट विल बी बेटर। तो ये था पूरा सोनेट का एक्सप्लेनेशन। आशा करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा, और अगर हम लोग को पढ़ाना अच्छा लगता है, वीडियो में समझ में आता है, कुछ भी हेल्प होता है, तो प्लीज़ 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 गाइस सपोर्ट अस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर कोई पोएम या कोई भी टेक्स्ट में आपको हेल्प चाहिए तो प्लीज़ उसको कमेंट डाउन कीजिए, हम लोग ज़रूर उसमें भी वीडियो बनाएंगे। और मेक श्योर दैट यू हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो हम लोग और भी आगे डालने वाला है, तो मेक श्योर कि एक भी वीडियो आपसे समय में मिस ना हो। तो make sure that you hit that notification bell icon. More important videos are coming up, so stay tuned guys. Thanks for watching.